दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका ARV स्पीक्स में। और इतने दिनों के बाद हम आपसे रूबरू हुए हैं दोस्तों, उसके लिए क्षमा है, खेद है। लेकिन आज जो कंटेंट हम आपके सामने लेकर आए हैं उसमें आप यकीन मानिएगा, आपके लिए जो मर्चेंट नेवी के जो एस्पिरेंट्स हैं, मर्चेंट नेवी के बारे में जो जानना चाहते हैं, उनके लिए बहुत वरदान ये वीडियो साबित होने वाली है। और जिस तरह से हम पहले आपके सामने किसानों से संबंधित मुद्दे लेकर आए, उसके बाद कुछ स्टोरीज़ के साथ हम मोटिवेशनल स्टोरीज़ के साथ आप तक पहुंचाने का उनको काम किया। और आज उसी श्रृंखला में एक और कड़ी हमने जोड़ दी है, मर्चेंट नेवी। जी हाँ, रोज़गार से संबंधित हम आपको यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं तो आपके जो मन में सवाल है मर्चेंट नेवी के बारे में, जो तरह तरह की भ्रांतियां समाज में फैली हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग पानी के अंदर रहते हैं, पानी के नीचे रहते हैं, और इन सभी जो मिथ्स हैं, जो भ्रांतियां हैं, उन सब को आज क्लियर करने के लिए मेरे साथ हैं पानी की दुनिया के यही कहूँगा मैं, जी हाँ, मर्चेंट नेवी की दुनिया के एक बहुत बड़े अधिकारी, जी हाँ, सेकंड इंजीनियर इनका ओहदा है। मैं स्वागत करता हूँ लटवाल जी का अपने चैनल पर। लटवाल जी, आपका स्वागत है ARV स्पीक्स में। धन्यवाद अरविंद जी। तो आज जैसा कि आपने पहले बता दिया अरविंद जी कि आज हमारा जो टॉपिक है, जो बातचीत का मतलब, उसमें मर्चेंट नेवी के ऊपर है। तो मर्चेंट नेवी में जो भी है, जैसा कि हमारे आसपास जो भी कुछ गलत जानकारी भी लोगों के बीच में है कि बहुत सारे लोगों के साथ मतलब इस फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज न होने के कारण इसमें मतलब बहुत सारे युवा अपना मतलब टाइम, पैसा, करियर मतलब सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं पहले भी, जैसा कि आसपास बहुत केस मिल जाएंगे हमारे आसपास। तो जो भी होगी, आज हम जो भी एक सटीक जानकारी शेयर करेंगे, जो भी आपके चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ी के साथ। तो जैसा कि सबसे पहली भ्रांति तो आम आदमी या लोगों के बीच में यही है कि वो लोग इंडियन नेवी या नेवी और मर्चेंट नेवी को एक ही चीज़ मान लेते हैं। जैसा कि मैं क्लियर कर दूं कि मर्चेंट नेवी एक कमर्शियल एस्पेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, शिपिंग जिसको बोलते हैं हम। इसमें शिपिंग के अंदर हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच में कार्गो को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि बाय द मोड ऑफ सी। जी लटवाल जी, धन्यवाद आपका। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आपका ओहदा है मर्चेंट नेवी का, सेकंड इंजीनियर जिसको बोलते हैं आप सब, तो इसकी क्या अहमियत है और कैसे ये प्राप्त किया जा सकता है? क्या आपकी रैंक के बारे में कुछ आप मुझे बताइए। जी अरविंद जी, जैसा कि आप पूछ रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कि शिप के ऊपर बेसिकली मेन दो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि एक डेक और दूसरा इंजन रूम। जो डेक का मेन काम है, उनका काम है जैसे कि वो लोग नेविगेशन में मतलब उनका काम रहता है, और सेकेंडली कार्गो लोडिंग, कार्गो डिस्चार्जिंग में। दूसरा जो डिपार्टमेंट है इंजन डिपार्टमेंट, उसके अंदर हमारा मशीनों का रख रखाव है, हमारा मशीनों की जो भी मेंटेनेंस है, उनकी रनिंग सब ये आती है। और उसके अकॉर्डिंग ही मतलब इसमें जैसे कि स्टाफ होता है। जैसे एक ऑर्डिनरी सीमन से लेके कैप्टन तक डेक में रैंक होते हैं, जो कि उसकी योग्यता के अनुसार, उसके एक्सपीरियंस के अनुसार, जो कि धीरे धीरे मतलब बढ़ते रहते हैं। तो सेम इंजन साइड में इंजन कैडेट से लेके चीफ इंजीनियर तक का सबसे बड़ा ओहदा होता है। जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि मेरा रैंक, जैसे मैं फ़िलहाल सेकंड इंजीनियर पे सेल कर रहा हूँ, तो मेरे से ऊपर खाली अभी एक रैंक है जो कि चीफ इंजीनियर है। जो कि चीफ इंजीनियर है वो पूरे इंजन रूम का, उसे आप हेड बोल सकते हैं, बॉस बोल सकते हैं, जो भी है मतलब वही उन्हीं की कमांड के ऊपर मतलब पूरा इंजन रूम में जो भी मतलब काम रहता है वो सभी मतलब उनकी निगरानी में बोल सकते हैं आप लोग, या उसके कमांड के ऊपर मतलब पूरा रहता है। जी जी। अब इसके अलावा लटवाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कई लोगों को ये भ्रांतियाँ भी हैं कि ये लोग पानी में रहते हैं, मर्चेंट नेवी के पानी के अंदर रहते हैं, तो ऐसा कुछ। और दूसरी बात, हमेशा पानी में रहते वक्त कोई सी सिकनेस जैसी प्रॉब्लम, सी सिकनेस मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सी सिकनेस होती है कि जैसे होम सिकनेस एक शब्द है कि घर से दूर जब आप रहते हैं तो आपको घर की याद सताती है,
तो ऐसे ही सी सिकनेस है, कई लोगों को आप देखिएगा कि सी से यानी कि समुद्र से परहेज़ हो जाता है। जब समुद्र रफ़ होता है तो जहाज़ भी हिचकोले खाता होगा, तो उस वक्त वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स जो सीमैन हमारे फेस करते हैं। उसके बारे में आपका क्या विचार है लटवाल साहब? अरविंद जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं सी सिकनेस के बारे में, देखिए कि जैसे कि हम लोग धरती के ऊपर हैं तो हम एकदम स्टेशनरी रहते हैं, ऐसा कुछ भी मूवमेंट हमारा मतलब कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही शिप हमेशा वाटर में फ्लोट करता रहता है और वो कभी भी मतलब स्टेशनरी नहीं रहता। जैसे एक बार जो शिप है वो बनता है डॉक के अंदर, वहीं पे मतलब वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जैसे ही सी के अंदर शिप होगा वो कभी भी, चाहे समुद्र कितना भी शांत हो, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत हलचल शिप के अंदर रहती है। और जैसे कि हम फर्स्ट टाइम जैसे ज्वाइन करते हैं, शिप पे जाते हैं, तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि सी सिकनेस, तो वो सबको एक बार मतलब सी सिकनेस होती है। लेकिन जैसा बता दूं कि टाइम के साथ अगर नॉर्मल वेदर में उसके बाद वो लगना बंद हो जाती है। लेकिन अगर वेदर बहुत ख़राब है तो मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदों को भी मतलब ये बहुत फील होता है। और ये आपके सारे शरीर के ऊपर भी है कि आपका मतलब कितना सहन शक्ति है शरीर की। तो किसी को कम लगता है, किसी को ज़्यादा, लेकिन इससे कोई अछूता नहीं रहता। मतलब सबको हमेशा एक बार फील होती है कि सी सिकनेस जैसे ही शिप ज्वाइन करने के बाद। जी लटवाल साहब, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है? लोगों को ये भी एक बहुत बड़ी दुविधा में है लोग, कि कुछ लोग कहते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये प्राइवेट जॉब है। तो क्या ये एक स्टेबल जॉब है? उसके बारे में भी थोड़ा हमें दर्शकों को आप बताइएगा। जी अरविंद जी, जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि ये एक गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पूरा सेक्टर मोस्टली हमारा प्राइवेट सेक्टर है। मैं एक छोटी सी बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसा भी है कि मर्चेंट नेवी, जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो इसमें इस फील्ड में कोई ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी है या नहीं है जिसे लोग गवर्नमेंट जॉब मान सकें? कहने का मतलब सरकारी तौर पर उसे माना जाए कि हाँ ये मर्चेंट नेवी की एक ब्रांच है जो सरकारी है। जी अरविंद जी, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन जहाज़ पे काम करने वाला हर एक अधिकारी हमारा गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होता है। हर एक आदमी जो जहाज़ पे काम कर रहा है उसके पास लाइसेंस होता है, वो कि एक कम्पिटेंट अथॉरिटी उसको देती है। जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो भी है हम सभी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के अंडर हैं, और हमको डीजी शिपिंग से ही मतलब लाइसेंस मिलता है जहाज़ पे काम करने के लिए, जो पूरे वर्ल्ड में मतलब हमारा मान्य है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सीधा जाओ, हमको रूलों के अंदर हम कि हमारे ऊपर कोई है मतलब रेगुलेशन हैं, रूल हैं, जैसे अथॉरिटीज़ हैं। जैसे हम लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के अंडर काम करते हैं, लेकिन यह मतलब ऐसा गवर्नमेंट जॉब जैसा कुछ नहीं है कि आपकी जॉब परमानेंट है, फिक्स है। मोस्ट कंपनीज़ में हम लोग क्या है कि हर बार हमारा एक, जब भी शिप ज्वाइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, हर बार नया कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा। और पहले था ऐसा कुछ सिस्टम, जैसे कुछ कंपनीज़ थी, जैसे हमारी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब जैसा एक सिस्टम था कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ थे वो परमानेंट हो जाते थे। लेकिन उससे बाद में कुछ दिक्कतें आने लगी। अब शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी वो जो सिस्टम था परमानेंट वाला वो बंद कर दिया है, और अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही मतलब वो सभी एम्प्लॉयज़ को लेती है और उस पे ही मतलब काम चल रहा है। जी, ये बहुत ही मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, बहुत ही एक फ्रेश और उम्दा जानकारी है जो लटवाल साहब ने, सेकंड साहब ने बताई, हमारे साथ साझा की कि SCI, दैट इज़ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अब परमानेंट जॉब नहीं देती। हालांकि मैं आपसे पूछना चाहूँगा लटवाल साहब कि पहले जब हम बात करते हैं आज से 10 साल पहले की, 5 साल पहले की, तो हमने यही सुना था कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो सरकारी तौर पर एक परमानेंट जॉब जो आप मान सकते हैं मर्चेंट नेवी में। हाँ जी अरविंद जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि वो कुछ साल पहले शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सभी मोस्टली एम्प्लॉयज़ थे वो परमानेंट थे,
और लेकिन आजकल उन्होंने वो ये सिस्टम पूरा बंद कर दिया है। उनको शायद इस सिस्टम से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स तो शायद मैं इतना नहीं बता पाऊँगा कि क्या प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जैसा मेरी जानकारी के अनुसार है अभी कोई भी मतलब परमानेंट वाला सिस्टम ऐसा कुछ है नहीं कि गवर्नमेंट जॉब की तरह। अभी मतलब सब जो भी कर्मचारी जहाज़ पे मतलब काम कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही है। जी, तो तमाम जो दर्शक जो मर्चेंट नेवी के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं ज्वाइन करने का और ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक ये बहुत ही मैं कहूँगा सटीक और स्पष्ट जानकारी है कि SCI इज़ नो लॉन्गर अ गवर्नमेंट जॉब। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि मर्चेंट नेवी अब सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट रह गई है। हाँ जी जी बिल्कुल अरविंद जी। और दूसरी बात लटवाल साहब के बात करते हैं पैसे की। पैसे बिना तो कुछ है ही नहीं। तो पैसा कभी हमने सुना है, कोई कहता है डॉलर्स में ये लोग पैसे लेते हैं, कोई कहता है इनकी तनख्वाह रुपीस में होती है। तो इस पर थोड़ा हमें रोशनी डालिए। जी अरविंद जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पैसा हमें US डॉलर्स में मिलता है या इंडियन रुपीज़ में, कि मेरी जानकारी के अनुसार कुछ इंडियन कंपनीज़ हैं जो कि हमें मतलब इंडियन रुपीज़ में पैसा देती हैं। जैसे कि हमारी बात करें हम लोग ग्रेट ईस्टर्न की, तो ग्रेट ईस्टर्न में भी जैसे कुछ रैंक्स पे इंडियन रुपीज़ में उनको दिया जाता है। टैक्स सिस्टम भी उस पर कुछ अप्लीकेबल है। लेकिन बात करें हम मोस्टली कंपनीज़ की, अगर एक बड़ी संख्या में जो कंपनीज़ हैं वो इसमें US डॉलर्स में ही पे करती हैं। जी, और दूसरी बात जो टैक्सेशन की आपने बात की, तो उस पर भी थोड़ा आप हमें बताइए कि क्या ये जॉब है, तनख्वाह है, इसमें क्या ये टैक्सेबल है? तो इंडियन जो टैक्सेशन सिस्टम है उसके अनुसार कितना क्या कुछ आपका टैक्स लगता है और क्या कितना आपको कब कब वो टैक्स देना पड़ता है? कहने का मतलब है क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है जिससे कि इसमें छूट पाई जा सके? जी अरविंद जी, देखिए कि इसमें ऐसा है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर हम 183 डेज़ इंडिया से बाहर फॉरेन वाटर्स में अगर हम लोग सेलिंग करते हैं, शिप के ऊपर काम करते हैं, तो आज के अकॉर्डिंग में उसमें हमको NRI स्टेटस मिलता है। अगर फाइनेंशियल ईयर के अंदर 183 डेज़ अगर हम लोग बाहर फॉरेन वाटर्स में हैं शिप के ऊपर। फॉरेन वाटर्स से हम अगर बात करें, अगर आपका जहाज़ भारत में है तो क्या वो आप टैक्सेबल होगा? ये क्या 180 दिनों की आपने बात की, क्या उसमें वो शामिल होंगे या नहीं? जी अरविंद जी, इसमें भी जैसे कि बहुत सारे चीज़ें हैं। जैसे कि अगर हमारा शिप एक फॉरेन गोइंग शिप है और ये बाहर की कंपनी है, जैसे कि सिंगापुर है या फिर UK है, कहीं बाहर की कंपनी है और फॉरेन गोइंग शिप है, अगर उस शिप से हम इंडिया में भी आते हैं और इंडिया में ट्रेड करते हैं तो भी हम लोग जो सेम है 183 डेज़ अगर उस पर भी हम लोग लगाते हैं तो उसके लिए भी हम एलिजिबल हैं NRE के लिए। यानी कि जहाज़ है, जो जहाज़ जिस फ्लैग के नीचे सेल कर रहा है, कहने का मतलब जिस कंट्री से वो रजिस्टर्ड है वो भारत से बाहर का होना चाहिए, यानी कि विदेश का होना चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि वो इंडियन वाटर्स में है या नहीं। जी अरविंद जी, बिल्कुल जी। जी लटवाल साहब, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। इसके बाद मुश्किलात क्या हैं जो आज के एस्पिरेंट्स, हमारे जो दर्शकगण हैं या तमाम युवा साथी हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो अगर मर्चेंट नेवी के बारे में सोचें तो आप क्या ज़रूरी समझते हैं कि क्या ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, क्या ऐसा कौशल होना चाहिए जो एक युवा में होना चाहिए, जो आगे चलकर मर्चेंट नेवी के या शिपिंग के उसके करियर को एक अच्छी उड़ान दे सके, वो वहाँ पर सरवाइव कर पाए? क्या आप सोचते हैं ऐसा, या फिर कोई भी जा सकता है और कोई भी वहाँ पर सरवाइव कर सकता है, कोई ऐसी स्किल्स की ज़रूरत नहीं है? आप क्या समझते हैं इस बारे में? जी अरविंद जी, देखिए कि जैसे कि ये मर्चेंट नेवी के जो काम है इसकी डिमांड है कि हमको अपने खुद हाथों से काम करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक ऑफिस जॉब है या एक गवर्नमेंट जॉब की तरह है कि हमारा टाइमिंग फ़िक्स है कि हम सुबह से मतलब शाम तक कुछ भी है। क्योंकि हम लोग जैसा कि शिपिंग है, सेल कर रहे हैं, बीच में कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है, हमको 24/7 मतलब रेडी रहते हैं हम लोग किसी भी सिचुएशन के अंदर, किसी भी टाइप के लिए। तो जो कि इस फील्ड में जो युवा आना चाहते हैं कि उनके अंदर जो भी है कि वो एक उसके अंदर एक सीखने का मतलब एक जज्बा होना चाहिए।
और जो प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें अरविंद जी, वो एक बहुत अहम चीज़ है कि क्योंकि यहाँ पे हम थ्योरेटिकल, तो आपको पता है कि थ्योरेटिकल तो पढ़ के जो भी है कि बहुत सारी युवाओं के पास इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है कि कुछ नहीं, लेकिन उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना और प्रैक्टिकल समस्याओं को मतलब सॉल्यूशन करना, वो यहाँ मतलब शिपिंग में हमको रियल लाइफ में करना पड़ता है। और जब हम बात करते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि घर से दूर रहना है और कितने दिनों तक रहना है, ऐसा कुछ, क्या ऐसा भी है कि 6 महीना जैसा आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट है, उससे छोटा कॉन्ट्रैक्ट होता हो और वो पूरा करके आप आते हो? लेकिन क्या, मैं आपसे पूछना चाहूँगा और दर्शक गणों के दिमाग में भी ये सवाल ज़रूर आपके जहन में आया होगा कि उससे पहले भी क्या हम आ सकते हैं? जैसे हम फ़ौजियों को देखते हैं, फ़ौजी अपने छुट्टी मनाने अपने घर आते हैं साल में 6 महीने में, तो ऐसा कुछ? जी अरविंद जी, जैसा कि आपका सवाल है, मैं बता दूं कि जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग एक हमेशा हर बार एक नए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मतलब शिप को ज्वाइन करते हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जैसे कि नॉर्मल हम बात करें कि आज पर जो भी ऑफिसर लाइन में है या जो भी इंजन साइड से है, जो कि एक ऑफिसर है, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट जैसे मिनिमम 4 मंथ्स है मोस्टली कंपनीज़ के अंदर। जैसे कि टॉप 4 रैंक की हम बात करें तो उनका कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली 4 मंथ्स रहता है, और उसमें +-1 का एक और पीरियड साथ में होता है कि जिससे कि हम लोग 3 महीने में भी अगर कंपनी चाहे और उससे हम लोग आ सकते हैं। और कई बार जैसे कि हर पोर्ट के ऊपर साइन ऑन साइन ऑफ पॉसिबल नहीं होता, और कई बार जैसे कि तो हम 5 महीने भी हो सकता है, थोड़ा टाइम आगे पीछे जो भी होता रहता है। लेकिन उससे नीचे टॉप 4 से नीचे बात करें तो उनका नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ्स का होता है, तो 6 महीना आपको शिप के ऊपर नॉर्मली मतलब रहना पड़ेगा। और इसमें जैसे कि बात करें हम क्रू साइड की, तो क्रू साइड में भी कुछ कंपनीज़ की मैंने सुना है कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन मोस्टली कंपनी में क्रू का कॉन्ट्रैक्ट 8 से 9 महीने का होता है। जी, इस संबंध में भी मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। जो शब्द आपने इस्तेमाल किया क्रू साइड, और ये इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि दर्शकगण से वाकिफ़ नहीं होंगे मेरे ख़्याल से कि क्रू साइड क्या होता है, और उसके अलावा। जी अरविंद जी, जैसे कि मैं आप बता दूं कि शिप अपने आप में एक मतलब रनिंग, आप उसको पूरा सिस्टम है, तो उस सिस्टम के ऊपर जो भी हम एक हमारी टीम होती है काम करने के लिए, जैसे कि हम स्टार्टिंग में बात की थी डेक और इंजन, ये तो हमारा एक बेसिकली उसमें स्प्लिट हो गया डेक और इंजन में। लेकिन एक दोनों के अंदर भी डेक की बात करें या जैसे इंजन साइड की बात करते हैं, तो उसमें भी जैसे कि कुछ ऑफिसर्स हैं हमारे, कुछ फिर जूनियर ऑफिसर्स हैं, और उससे भी नीचे मतलब जैसे कि और बात करें कि बाकी भाई तो कुछ सर्टिफाइड और भी पर्सन्स होते हैं जो कि उनको हम क्रू बोलते हैं। तो वो असिस्ट करते हैं हमारा, जैसे कि हम लोग एक टीम की तरह मतलब काम करते हैं आपस में मिलके। तो क्रू जैसे इंजन से साइड से बात करें तो जो सबसे नीचे आता है हमारा, वो हम उसको वाइपर का एक रैंक है। जैसे कि उसके बाद फिर हम ऑयलर बोल सकते हैं, मोटरमैन बोल सकते हैं वो क्रू में, और मोटरमैन और एक रैंक जैसे शिप पे होता है इंजन साइड में, वो फिटर का होता है। तो उसके बाद जैसे कि फिर ऑफिसर आने लग जाते हैं हमारा, जैसे कि जूनियर इंजीनियर हो गया, फिर 4th इंजीनियर, 3rd, 2nd और चीफ इंजीनियर, जैसा कि तो पूरी एक टीम होती है। जी, इसके अलावा मेरा एक और प्रश्न आपसे है कि तमाम जो दर्शकगण हैं उनके दिमाग में भी ये होगा, और आम समाज में लोगों को भी ये लगता है कि क्या जहाज़ पर, क्या शिप पर कोई डॉक्टर मौजूद होता है, और मेडिकल फैसिलिटीज़ की वहाँ पर क्या कैसी सुविधाएं हैं? तो इसके बारे में आप एक बार मुझे और हमारे दर्शकों को ये प्लीज़ क्लियर कर दें। जी अरविंद जी, जैसा कि आप मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले तो जब भी हम हर बार शिप ज्वाइन करते हैं तो हमारा एक कंप्लीट मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद ही अगर हम फिट हैं तो ही शिप ज्वाइन कर पाते हैं। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग मेडिकल करके जाएं तो कोई कुछ प्रॉब्लम ही ना आए, कुछ एक्सीडेंट हो गया या मतलब कुछ और मिसहैप हो गया, या शरीर का पता नहीं मतलब किस टाइम क्या प्रॉब्लम आ जाए। तो उसके लिए शिप पे क्या अरेंजमेंट होता है, हमारे पास एक शिप के ऊपर मेडिकल है, लेकिन उसमें कोई परमानेंट ऐसा कोई कुछ डॉक्टर नहीं है। और शिप एक इंटरनेशनल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग एक हमारा हॉस्पिटल होता है, और हमें कुछ मेडिसिन्स और कुछ इक्विपमेंट्स का एक स्टॉक रखना पड़ता है, जो कि हम हर प्रॉब्लम उसको जैसे फर्स्ट एड टाइप में, या हम उसको लाइफ को जितना सस्टेन कर सकते हैं वो सब हमारे पास बेसिक
मेडिसिन्स बेसिक्स जो भी इंस्ट्रूमेंट या आप बोलेंगे वो सब मतलब एक सेट हमको रखना पड़ता है। और जैसे कि कुछ मास्टर और चीफ अफसर दे आर वो असिस्ट करते हैं, जैसे शोर पे डॉक्टर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग असिस्ट करते हैं जो भी मतलब बीमार है या इंजरी है और उसको असिस्ट करते हैं। जी लेकिन जैसे कि मैं चाहूँगा फिर भी कई बार क्या है कि अगर जहाज़ किनारे पे नज़दीक है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि शोर से असिस्ट लिया जाए मेडिकल जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए। लेकिन अगर बीच रास्ते में है कहीं हम सेलिंग के टाइम में, तो जितना हो सकता है कि शोर की हेल्प से जो हम कर सकते हैं, हमारे पास जो भी दवाइयाँ हैं जो भी इक्विपमेंट है उनकी मदद जो भी हम बेस्ट कर पाते हैं, तो उसके लिए जैसे कि ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो वो सब हम कर सकते हैं शिप में। जी धन्यवाद। मैं लठवाल साहब और दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और उसके अलावा कहना चाहूँगा कि आप को जो जानकारी जो मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट्स हैं उनको जो जानकारी की ज़रूरत होती है बेसिक, वो हमने यहाँ पर मुहैया कराने की कोशिश की है। और आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं हमारी कोशिश कैसी थी। और इसके अलावा मैं आप सबों से कहना चाहूँगा कि अगर आप के और भी सवाल हैं, अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, तो आप कभी भी हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं और हम तुरंत लठवाल जी से, सेकंड साहब से कह लीजिए, तो उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और आप तक उनका जवाब पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ARV आप सबों से विदा लेता हूं एक नए एपिसोड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसा लगा। धन्यवाद लठवाल जी। जी अरविंद जी, धन्यवाद।